हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी दोस्तों का मानस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने बैच शुरू किया हुआ जीके का, जिसमें हमारा विषय चला हुआ है इतिहास, जिसकी हमारी 6-7 क्लासें हो चुकी है, जिनमें हमने भाई जैन बौद्ध पढ़ा था। अभी पिछले 2 चैप्टर कंप्लीट किए हुए थे और उसके बाद हम आज पढ़ेंगे 16 महाजनपद। आज की क्लास होगी हमारी 16 महाजनपद की राजधानियों के बारे में। 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, कैसे इनका उदय हुआ, आज हम की क्लास होगी। कल हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। तो क्लास को शुरू करते हैं। देखो, पहले तो महाजनपद का उदय कैसे हुआ भाई, महाजनपद का जन्म कैसे हुआ भाई, ये अस्तित्व में कैसे आए। मैंने आपको पढ़ाया था ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में, जब वैदिक सभ्यता में राजनीतिक स्थिति बढ़ने लगी, राजनीतिक स्थिति का विस्तार होने लगा, भाई उनकी इकाइयों में बढ़ोतरी होने लगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी इकाई क्या थी भाई, सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार या कुल। उससे बड़ी क्या थी, ग्राम। ग्राम से बड़ी क्या थी, विश्व। और विश्व से बड़ी क्या थी, जन। ये थी वैदिक धर्म की इकाइयां, जो कि भाई एक क्रमानुसार बढ़ रही थी। उसके बाद इनका विकास हुआ भाई कई जनों से मिलकर, मतलब कि ये जन कई जनों से मिलकर क्या बने, जनपद बने। क्या बने, जनपद बने। समझ में आई बात, क्या बने, जनपद बने। और कई जनपदों से मिलकर क्या बने, महाजनपद बने। भारत किसमें विभाजित हो गया मुख्य रूप से भाई 16 महाजनपद में। ज्यादातर जितने भी महाजनपद है, 15 के 15 महाजनपद उत्तरी भारत के माने जाते हैं, चाहे वो उत्तर पश्चिम में हो या उत्तर दक्षिण में, उत्तर पूर्व में हो, चाहे दक्षिण में। बस एक ही महाजनपद का उल्लेख मिलता है, अस्मक, जो कि हम पढ़ेंगे। ये थी इकाई। भाई उदय कैसे हुआ वो पढ़ रहे हैं हमने पढ़ा कि वैदिक काल में भाई राजनीतिक इकाइयों का उदय हुआ कि सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार के बाद आता है ग्राम, ग्राम के बाद बने विश्व, विश्व के बाद बने जन। फिर विकास होने लगा इनसे आगे कि जनपदों के, मतलब कि जनों के एक या मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा जनपदों को मिलकर एक जनपद बना। फिर कई जनपदों से मिलकर एक महाजनपद बनकर तैयार हुआ। ये समझ में आया? आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब वही इनका वर्ण कहां पर मिलता है, क्या पढ़ा कि महाजनपद का उल्लेख कहां पर मिलता है। महाजनपद का उल्लेख हमें जैन धर्म पढ़ा था। जैन धर्म के भगवती सूत्र ग्रंथ है, ये जैन ग्रंथ। भगवती सूत्र में क्या मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और वहीं वहां पर और बौद्ध धर्म के एक अंगुत्तर निकाय में, भाई अंगुत्तर निकाय क्या है अभी बताता हूं आपको। पढ़ाया था मैंने बौद्ध धर्म में कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में, जब मृत्यु के बाद उन बौद्ध धर्म को आगे चलाना पड़ता है, भाई आगे नियमों का नियम बनाने पड़ते हैं, तो 2 पिटकों का निर्माण किया जाता है। सूत पिटक, विनय पिटक और अधिगमन पिटक बाद में बनता है। 247 ईस्वी में तीसरी पौध संहिता भी बनता है, जो कि भाई अशोक के द्वारा करवाई गई थी। शासक संरक्षण अशोक था और भाई उनका अध्यक्ष कौन था, मैंने आपको पढ़ाया था, मोगली पुत्र तिष्य था। और तीसरे पिटक की भी रचना किसने करी थी, मोगली पुत्र तिष्य ने। ये अंगुत्तर निकाय क्या है, बौद्ध धर्म में जो मैंने पढ़ाया सूत पिटक, जो कि आनंद जी ने लिखा था। सूत पिटक में 15 पुस्तकों और 549 जातक कथाओं का वर्ण मिलता है और 5 निकायों का वर्ण मिलता है। 5 निकायों में से ये एक निकाय है अंगुत्तर निकाय। 4 निकाय कौन कौन से है, उद्गत निकाय, संयुक्त निकाय, मज्जी निकाय। समझ लो बात, ये 4 निकाय है इससे। और ये है 5वां निकाय अंगुत्तर निकाय। इसमें क्या मिलता है, 16 महाजनपदों का वर्ण मिलता है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। और एक अंग्रेज अधिकारी होता है रीच डेविड्स, उनने भी एक पुस्तक लिखी थी। रीच डेविड्स ने एक पुस्तक लिखी थी, बुद्धिस्ट इंडिया, बुद्धिस्ट इंडिया। इसमें भी क्या मिलता है, महाजनपद का उल्लेख मिलता है। आपको समझ में आया कि महाजनपदों का उल्लेख भाई कहां पर मिलता है। महाजनपदों का उल्लेख हमें कहां पर मिलता है भाई, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय किसका भाग है, अभी बताया था मैंने, सूत पिटक का। और रिच डेविड्स ने एक पुस्तक लिखी बुद्धिस्ट इंडिया, इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। समझ में आया? आज अब पढ़ेंगे हम 16 महाजनपद।
कितने महाजनपद थे, अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से मैंने कहा भाई 2 कैटेगरियों में 14 महाजनपद और 2 जनपद। अभी बताता हूं मैं, रुको 1 मिनट, ये भी महाजनपद है। क्या कहा मैंने कि जो 14 महाजनपद थे नहीं, वो तो थे राजतंत्रात्मक, ये क्या है, राजनीतिक प्रणाली है। देखो मतलब कहने का मतलब शासन करने की एक क्रिया है, मतलब कि शासन की कार्यतंत्र प्रणाली है। कैसे समझो भी, राजतंत्र, और 2 भाई यहां पर गणतंत्र प्रणाली, मतलब गणतंत्र लागू था, शासन लागू था। ये राजतंत्र शासन को फॉलो करते थे 14 महाजनपद, ये गणतंत्र शासन को फॉलो करते थे। ये भी समझाता हूं क्या होता है। राजतंत्रात्मक शासन क्या होता था, ऐसे महाजनपद जिनमें एक राज्य का मतलब राज्य का मुखिया या राजा कौन होता था भाई, एक वंशानुगत रूप से, कि भाई उसका पिताजी शासक है तो उसका बेटा शासक बनेगा, भाई उसके बेटे के बाद फिर उसका बेटा बनेगा। ये होता था राजतंत्रात्मक, वंशानुगत होता था। ये दो महाजनपद, मतलब कि 2 महाजनपद कौन कौन से हैं भाई, ये 2 महाजनपद है वज्जी और मल्ल। वज्जी और मल्ल ऐसे 2 महाजनपद है जिनमें गणतंत्र शासन प्रणाली थी। गणतंत्र शासन प्रणाली क्या है, इसमें नहीं प्रजा अपने ऊपर शासन करने के लिए एक राजा को चुनते थे, प्रमुख एक इकाई को, एक शासक को चुनते थे। समझ रहे हो बात, इसमें क्या नहीं था, वंशानुगत नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन पर मगध ने इनको अपने अंदर मिला लिया, वज्जी को भी मल्ल को भी। समझ रहे हो बात। क्या हम 16 महाजनपद डिटेल से पढ़ेंगे? नहीं, 16 महाजनपद की केवल राज्य, मतलब कि 16 महाजनपद के नाम और उनकी राज्यधानियां पढ़ेंगे, और उसमें से 4 महाजनपद है जो पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम। कौन कौन से भाई, उनको डिटेल में पढ़ेंगे हम। मगध को सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि 3 राजवंश है इसमें, तीनों राजवंश को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया हो। अब करेंगे हम 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानी। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आया। क्या बताया मैंने कि 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद तो राजतंत्र शासन प्रणाली को अपना रहे थे, फिर राजतंत्र शासन प्रणाली लागू थी वहां पर, और 2 महाजनपद ऐसे थे जिसमें भी गणतंत्र शासन प्रणाली भी थी उस समय। कौन से थे? वज्जी और मल्ल। जो अन्य रह गए वो 14 राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। समझ में? आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। देखो आपको ट्रिक भी बताऊंगा 16 के 16 महाजनपद याद करने के। देखिए जिस तरह से मैंने याद किया था अपने टाइम पर, देखिए देखो 3 बार ए लिखो, ये महाजनपद है, यहां पर राजधानियां लिखेंगे। 3 बार ए लिखो और 4 बार कै लिखो। अभी ट्रिक भी साथ में ही करेंगे। देखो कैसे भी, ऐसे जो ए के शुरुआती वाक्य है उनसे बनने वाले राज्य। देखो जैसे जैसे अंग पहले बना दिया मैंने, ऐसे बना है अंग, ऐसे बना है अवंती, ये महाजनपद है, ऐसे बना है अस्मक। अभी आपको मैं यहां पर अभी जगह बची हुई है, अभी मैं 16 महाजनपदों में से इनकी दिशाएं बता दूं भाई, कौन सी उत्तर में कौन सा महाजनपद था, पूर्व में कौन सा था। अभी देखिए उत्तर, दक्षिण, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। देखिए उत्तर में कोई भी महाजनपद नहीं था, लेकिन 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 एक ऐसा था उत्तर पश्चिम में, यहां पर एक था महाजनपद। कौन सा था वो? कंबोज। समझ रहे हो बात?
क्या कहा भाई, कंबोज एक ऐसा शासन था, ऐसा राज्य था, मतलब कि वो उत्तर पूर्व में था। कंबोज बहुत फेमस था घोड़ों के लिए, विदेश विदेश से आते थे यहाँ पर व्यापार करने घोड़ों का, स्पेशली व्यापार करने के। दक्षिण में एकमात्र महाजनपद था असमक, समझ रहे हो बात। और उसके बाद है अवंती और अंग, सॉरी अभी रुको, देखिए ये दिशा है भाई। आपसे यूं पूछा जाए कि भाई उत्तर में कौन सा महाजनपद था, भाई कोई महाजनपद नहीं था, लेकिन उत्तर पूर्व सॉरी उत्तर पश्चिम में था एक महाजनपद कंबोज, और पश्चिम में कौन सा महाजनपद था, असमक, और सॉरी दो लिख दिया मैंने, असमक असमक यहां पर आएगा, यहां पर आएगा अवंती, अवंती। भाई पश्चिम में कौन सा महाजनपद था, अवंती, और पूर्व में अंग, और दक्षिण में मात्र महाजनपद था असमक। समझ में आएंगे दिशाएं। अभी हम 16 महाजनपद कर रहे थे। कैसे करूं, कैसे भाई क्वेश्चन यहां पर भी क्या लिखना भाई, काशी, अंग की राजधानी क्या है भाई, चंपा। अवंती की क्या है भाई, सॉरी अवंती की राजधानी, देखो एक बात समझो, इनकी राजधानी को रिलेट करके पढ़ना होता है। क्या करके पढ़ना होता है, रिलेट करके। देखो अंग की वैसे मुंह से निकल जाती है चंपा, इंद्रप्रस्थ, ये होगी। देखो भाई ये अभी तक छह देखो, हम साथ साथ में याद करेंगे हम भाई। 3 बार ए 4 बार कै, देख 3 बार ए 3 बार कै, ठीक है। 3 बार ए कौन कौन से बनी, ऐसे अंग, ऐसे अवंती, ऐसे अंग, ऐसे अवंती, ऐसे अंग और ऐसे अवंती और ऐसे असमक। कैसे करूं, कैसे कौशल, कैसे काशी। समझ रहे हो बात। देखो ये ट्रिक आपको साथ साथ में करवा रहा हूं, जो कि आपके अच्छी तरह से एक दिमाग में फिट हो जाए। इनकी राजधानी भी पूछ लेता है कभी कभी, इस तरह की राजधानियां कभी कभी पूछ लेता है, एग्जाम में आ जाती है। समझ रहे हो बात, क्या कहा मैंने भाई, इस तरह की पूछ लेता है। समझ में आई बात भाई। अगला क्या है, कंबोज से क्या होता है, राजपुर इनकी राजधानी। अभी देखो, अभी है रिलेट करने की बारी। देखो 2 राज्य कौन से बताए मैंने, वज्जी और मल, वज्जी और सॉरी 8th में 9th में मल। देखो वज्जी वैत वज्जी वैत वैशाली, और मैं से मल मत मतलब कि मल भाई ये ऐसी, मैं इस तरह से याद कर रहा हूं रिलेट करके भाई। जैसे पावापुरी में पहला उपदेश दिया था तो मल, फिर आगा वत्स, एक मिनट, वत्स वत्स और मत्स्य, मत्स्य अभी लिख दूंगा, एक मिनट। चेदी, चेदी की तो आपको पता ही है, शक्तिमती, और मगध वही राजगृह, और बाद में बनती है हमारी एक राजधानी पाटलिपुत्र। सुरसेन, सुरसेन की होती है मथुरा। और लास्ट में है हमारी पांचाल। ये हमारे हो गए 16 महाजनपद। आशा करता हूं आप सभी को इनके रह गए। देखो वत्स और मत्स्य, वत्स और मत्स्य कहने का मतलब क्या है, एक बात समझिए, ये रिलेट करके पढ़ना है हमें। क्या करना है, ये इस तरह से याद करना है जो कि हम इसको, आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। 16 के 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। क्या पढ़ाया मैंने भाई, अंग, अंग क्या पढ़ाया, अंग, अंग की राजधानी क्या है, चंपा।
क्या राजधानी है इनकी? चंपा। और अवंती की उज्जैनी। अवंती की क्या बताया मैंने भाई? अवंती क्या होता है? उज्जैनी। और असमक की पटेन, अस्कुरु की इंद्रप्रस्थ, कौशल की श्रावस्ती, काशी की वाराणसी, कंबोज की राजपुर, और वज्जी की वैशाली, और मल की पावापुरी। ये इनकी मतलब इस महाजनपद और इनकी राजधानी है। और वत्स्य की विराटनगर, और मत्स्य, मत्स्य ये मत्स्य है देखो, विराटनगर इनकी है, और मत्स्य की है राजपुर। समझ रहे हो बात? आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। 16 महाजनपद करवा दिया आपको, 16 के 16 महाजनपद, या इसको कौशाम्बी भी कह देते हैं। अभी करेंगे हम भाई इनमें से प्रमुख राजवंश, मतलब कि प्रमुख इनके यहां पर कर लेंगे। इनमें से इंपॉर्टेंट है हमारा अंग अवंती। अवंती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए देखो, अंग में क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई जो हर्यक वंश का प्रथम संस्थापक था, नहीं सॉरी संस्थापक था जो हर्यक वंश का, उसने नहीं मगध में इस साम्राज्य को मिला लिया था। अंग को किसने? बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने। ये पूछ लेता कभी भाई अंग को किस शासक ने मगध में मिला लिया था? अंग को मिलाया था बिंबिसार ने। किसने मिलाया था? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने। ठीक है, अवंती को पढ़ेंगे उज्जैनी। इसकी 2 राजधानियां थी वैसे तो भाई, उत्तरी अवंती की थी उज्जैनी, और दक्षिणी की थी भाई महेशमती। मतलब कि अवंती में एक शासक हुआ था उस समय पर भाई, महाजनपद में एक शासक था, उसका नाम था चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत महासेन। देखो कैसे कि भाई ये जो चंड प्रद्योत महासेन था ने, इनका अपने आपसी जो राज्य थे, अपने आपसी जो महाजनपद थे, ज्यादातर वज्जी और मल और मगध के साथ इनकी ज्यादा उठपेट, मतलब ज्यादा इनकी निभती नहीं थी। मतलब उनके साथ हमेशा क्या होता था भाई? युद्ध होता रहता था। चंड प्रद्योत महासेन का इनके शासक पूछ लेते हैं भाई। चंड प्रद्योत महासेन, चंड प्रद्योत महासेन ने अब इन्होंने क्या किया कि एक बार इन्होंने चंड प्रद्योत महासेन ने अपनी वीरता दिखाने के लिए भाई अपना नाम जो चंड है वो उपाधि धारण कर लीजिए। समझ रहे हो बात? इनके शासक पूछ लेते हैं, और इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको लुसेंट पढ़ोगे तो आपको ये मिलेंगे नहीं, ये केवल 16 महाजनपद की डिटेल दे दी जाएगी आपको। समझ रहे हो बात? समझ में आई नहीं बात? अवंती की राजधानी पड़ ली उज्जैनी और महेशमती। चंड प्रद्योत यहाँ के शासक थे। ठीक है, उसके बाद है हमारे असमक पटेल भाई, इंपॉर्टेंट नहीं है। कुरु इंद्रप्रस्थ, कौशल श्रावस्ती। देखो यहाँ के कौशल की राजधानी एक दौर थी इसकी भी, कुशीनगर भी यही की राजधानी थी भाई। कुशीनगर भी क्या थी? इन्हीं की राजधानी थी भाई। ये जो कौशल थे नहीं, कौशल के राजा थे जो अपने मतलब कि प्रसेनजित, इनके जो शासक थे, जो क्या नाम था? प्रसेनजित। इनका बहुत लंबा संघर्ष चला। प्रसेनजित किसके साथ? मगध के साथ। देखिए ये भी समझाता हूं। इनकी एक बहन थी महाकौशल्या, और एक पुत्री भी थी वाजिरा। अभी समझाता हूं मैं। देखो प्रसेनजित जब शासक था, ये प्रशासक थे कौशल के, इनकी बहन थी महाकौशल्या। तो जब ये शासक थे तो मगध के शासक बिंबिसार इन पे हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद वे इनसे मतलब कि इनसे संधि करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जीत तो पाते नहीं भी। आखिर में एक ही ऑप्शन बचता है राजा के पास हारने के बाद संधि करना। तो संधि में क्या करता भाई? अपनी बहन का विवाह कर देता बिंबिसार से। बिंबिसार से विवाह कर देता है अपनी बहन महाकौशल्या का। उसके बाद बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु। उनके मरने के बाद जो बिंबिसार को मारने के बाद जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु भी इन पे अटैक करता है। महाकौशल्या का पुत्र, कहने का मतलब है कि प्रसेनजित पर हमला करता है। तो इसके पुत्री वाजिरा को फिर इनसे विवाह करवाना पड़ता है, क्योंकि फिर से संधि करनी पड़ती है इनको। समझ में आया बात?
आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की दो राजधानियां हैं, क्या कौन कौन सी राजधानी है भाई? श्रावस्ती और कुशीनगर। कुशीनगर भी यहाँ की राजधानी है। और हम पढ़ेंगे भाई काशी वाराणसी का इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो हम उनको ज्यादा टाइम नहीं देंगे, मतलब कि जो पूछे जाते हैं केवल, ना ही इनका ज्यादा वर्ण मिलता है इनके बारे में भी। कंबोज, राजपुर। कंबोज किसके लिए प्रसिद्ध था आपको बताया मैंने भाई, ये ऐसा राज्य था जो उत्तर में न होकर उत्तर पश्चिम में स्थित था, उत्तर पश्चिम में स्थित था। तो ये घोड़ों के व्यापार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था कंबोज। वज्जी और वैशाली, वज्जी और वैशाली। मल पावापुरी यहाँ के शासक थे भाई। पावापुरी में आपको पता ही महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इन्होंने पहला उपदेश यहीं पे दिया था। वत्स्य, वत्स्य की कौशाम्बी। मत्स्य विराटनगर और चेदी शक्तिमती, चेदी शक्तिमती। मगध, मगध की दो राजधानियां थी आपको पता है, राजगृह और पाटलिपुत्र, राजगृह और पाटलिपुत्र। और इसके बाद है भाई सुरसेन। सुरसेन किसकी भाई? इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। पांचाल, पांचाल की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। समझ रहे हो बात? आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया। अभी हमारा एक जनपद रह गया। हाँ, अवंती में एक बात बताना भूल गया आपको कि अवंती में लोहे की कुछ खाने भी थी, लोहे की खाने। भाई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो मगध में लोहे की खानी थी नहीं, 16 के 16 महाजनपदों में केवल मगध पे इतनी लोहे की खाने मिली, प्राप्त हुई थी वहां से। और दूसरे नंबर पर जो दूसरा महाजनपद था नहीं, जहां पर कुछ हद तक लोहे की खाने प्राप्त हुई थी, वो थी भाई अवंती। उसके बाद और कोई सा राज्य नहीं है। समझ में आई बात? समझ में आई बात भाई? इन्होंने देखो ये लोहे की खानों का वर्ण मिलता है अवंती, अवंती उज्जैनी में। आशा करता हूं आप सभी को ये महाजनपद समझ में आ गया होगा। एक ही वीडियो में शायद अब कर देंगे भाई, अब कर देंगे मगध, मगध के 3 राजवंश पढ़ेंगे। अभी एक घटना बता देता हूं मैं आपको भाई। वत्स की राजधानी बताई मैंने कौशाम्बी। क्या बताई? वत्स की राजधानी बताई कौशाम्बी बताई भाई। यहां की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। क्या घटना प्रसिद्ध है? जो यहां के शासक थे नहीं, जो पौरवंशी उदयन, वो उदयन नहीं जो हम पढ़ेंगे अजातशत्रु का पुत्र, वो उदयन नहीं। कहने का मतलब है पौरवंशी, पौरवंशी का शासक था पौरवंशी उदयन। पौरवंशी उदयन थे जो यहाँ के शासक थे। वो अभी आपको बताया मैंने, जो प्रसेनजित, प्रसेनजित अभी बताया मैंने शासक था अवंती का। प्रसेनजित कहाँ का शासक था? अवंती का। भाई प्रसेनजित यहाँ का शासक था, ये घटना बता रहा हूं आपको। प्रसेनजित यहाँ का शासक था। तो भाई ये क्या करते हैं? पौरवंशी उदयन, उदयन भाई इनके साथ एक घटना होती है। क्या होती है? जो उदयन की पुत्री, मतलब उदयन नहीं, जो प्रसेनजित के दरबार में जाते हैं एक नृत्य कलाकार बनकर। कैसे? नृत्य कलाकार बनकर। प्रसेनजित की एक पुत्री, मतलब कि प्रसेनजित की एक पुत्री होती है, जो कि ये क्या करते हैं? प्रसेनजित अपनी पुत्री के लिए क्या करते हैं? अपनी पुत्री के लिए, वाष्पदत्ता के लिए उनको रख लेते हैं शिक्षक, नृत्य शिक्षक रख लेते हैं इनको। ये पौरवंशी को, पौरवंशी उदयन को इनकी पुत्री वाष्पदत्ता, वाष्पदत्ता को क्या रख लेते हैं? इनका नृत्य शिक्षक, मतलब कि भाई डांस सिखाने वाला, इनको रख लेते हैं पौरवंशी उदयन को। ये शासक होते हैं कौशाम्बी के, वत्स्य के। समझ रहे हो बात? तो क्या होता है, इनके मध्य प्रेम हो जाता है। तो प्रेम होने के बाद ये क्या करते हैं? ये मतलब कि ये भागने के सोचते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ से मतलब कि अपना जो भी निर्णय लेकर ये क्या करते हैं? कौशाम्बी में भाग जाते हैं उदयन की। तो इसी घटना का वर्ण मिलता हमें भाई, जो हमारे बासी है, बासी जी इसी घटना के नाम से एक नाटक की रचना करते हैं। बासी एक लेखक है। क्या करते हैं? स्वपन वाष्पदत्ता
दत्ता एक नाटक, एक रचना, एक कहानी का संग्रह करती है इसी से। भाई ये पूछ लेता है जो कि हर्षवर्धन ने जो प्रियदर्शिका और रत्नावली 2 नाटक लिखे थे नी, उन्हीं में करेक्टर कौन था, मतलब मेन करेक्टर कौन था, हीरो कौन था, उदयन ही था। उदयन का ही वर्ण करता है। समझ में आई बात? आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। जितनी आपको राजधानियां बताई है मैंने, वो राजधानियां आपको याद हो गई होगी। आज हम पढ़ेंगे मगध के बारे में। मगध के बारे में देखिए कुछ हद तक। कल हम इनके 3 राजवंश को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, भाई कौन से राजवंश ने क्या किया। देखिए मगध नहीं, मगध का उत्कर्ष कल पढ़ेंगे हम अच्छी तरह से, लेकिन आज केवल कुछ हद तक जानिए। मगध की 2 राजधानियां थी। पहली राजधानी थी राजगृह, दूसरी बनी पाटलिपुत्र। बाद में पढ़ाऊंगा पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी। पाटलिपुत्र अभी के लिए रहने दो, क्योंकि पहले उसमें हम पढ़ेंगे। बस समझिए भाई दूसरी राजधानी भी थी इनकी राजगृह। जब मगध इतना भाई विकसित क्यों हो पाया, मतलब कि 16 महाजनपदों में से मगध ही ऐसा साम्राज्य क्यों हुआ कि जो विशाल रूप से उभर के आया सामने, जो इनके 3 राजवंशों को मदद मिली। 2 कारण है। पहला कारण इसकी भाई भौगोलिक स्थिति। जो इसकी भौगोलिक स्थिति थी मगध की, वो बहुत ज्यादा पर्यावरण रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। कोई बाहरी शक्ति इस पे आसानी से हमला नहीं कर सकती थी, क्योंकि 3 और नदियों से घिरा हुआ था और एक पहाड़ी से घिरा हुआ था, विंध्याचल पहाड़ी से घिरा हुआ था। कहने का मतलब है पर्यावरण का बहुत पूरा सारा मिल रहा था इनको, मतलब कि पर्यावरण की वजह से ही इनकी स्थिति खुद तक मदद मिली। और दूसरी भाई 3 और नदियां हैं तो पानी भी आएगा, पानी आएगा तो भी कृषि भी अच्छी होगी, उपजाऊ होगी भूमि, वहां पर उपजाऊ होगी भूमि, उपजाऊ होगी तो भाई फसल अच्छी होगी, फसल का बेचकर अपने क्या पैसा आएगा, इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो भाई हम सिपाहियों को ज़्यादा रखेंगे, भाई हथियारों को ज़्यादा बनाएंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लोहे की खाने पर्याप्त मात्रा में थी यहाँ पर। लोहे की खाने ज़्यादा मात्रा में थी, क्योंकि उससे क्या करते थे भाई, उससे नहीं वहाँ पर क्या करते थे, हथियार बनाते थे, जिससे कि उनको लड़ने में आसानी होती थी। किसी दूसरे से उनको हथियार लेने की अन्य की जरूरत नहीं थी। समझ रहे हो बात? क्या कहा मैंने भाई, मगध का कारण क्या है, मगध का इतना विशाल होना, इतना शक्तिशाली बनना। 16 महाजनपदों में से मगध ही ऐसा साम्राज्य क्यों, कैसे था, महाजनपद था जो कि एक बड़ा साम्राज्य उभर कर अपने समय पर आया। देखिए भौगोलिक स्थिति पढ़ ली हमने। लोहे की खाने ज्यादा थी, एक 3 और नदियां थी, 3 और नदियां थी। एक तो मैंने बताया आपको जो अंग था नहीं, अंग के साइड में ही अंग इनका पड़ोसी महाजनपद था, पड़ोसी महाजनपद था। उनके बीच में एक नदी बहती थी, चंपा एक नदी बहती थी जो कि इनको अलग करती थी, अंग को और मगध को। और दूसरी ओर भाई अन्य नदियां भी बहती थी इनके, ताप्ती भी थी, समझ रहे हो बात है, गंगा भी थी, तो विंध्याचल की पहाड़ी भी थी दक्षिण में। तो इनको चारों तरफ से इनकी सेफ कंडीशन थी। समझ में आया बात? आशा करता हूं आप सभी को यह बात समझ में आई हो। और उसके बाद भाई लोहे की खाने पर्याप्त मात्रा में थी। लोहा उनको, भाई लोहे से जो हथियार बनते थे, जो भाई हल के द्वारा जो हल थे अच्छी तरह से, नौ तेज थी, जिसके कारण खुदाई अच्छी होती थी, फसलें अच्छी होती थी। समझ रहे हो बात? उनकी व्यापारिक स्थिति भी अच्छी थी और युद्ध में हाथियों का ज्यादा प्रयोग करती थी मगध की। मगध में 3 राजवंश पढ़ेंगे हम कल भाई, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। इनके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य। समझ रहे हो बात? ये 3 राजवंश हम कल अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ये लिया, समझ में आई बात? आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आया हो। इसके बाद करेंगे हम भौगोलिक स्थिति भी कल ही पढ़ेंगे भाई। इनके 3 तरफ कौन सी नदियां थी, पहाड़ी कौन सी थी, भाई इनकी स्ट्रॉन्ग कंडीशन कैसे थी, 3 राजवंशों ने क्या किया क्या नहीं किया,
इसको हम पढ़ेंगे। कल हमने ये 16 महाजनपद आज पढ़ लिए हमने भाई, उनमें से कुछ मुख्य बिंदु थे जो कुछ हद तक पूछे जा सकते हैं, वो भी हमने उसमें कवर कर लिए हैं कि कौन सा साम्राज्य किस राजा ने मिलाया, कुछ हद तक पूछ लेता है। और वो 16 महाजनपदों का उदय कैसे हुआ ये भी पढ़ लिया हमने। कल पढ़ेंगे हम मगध का उत्कर्ष, मगध के 3 राजवंश। कल वाली वीडियो में तीनों राजवंशों को बेसिक से बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। भाई अल्लाह पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। भाई चैनल अच्छा लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले। आज के लिए बस इतना ही। आज 16 महाजनपद का पढ़ा है हमने, कल पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।